नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। शामली जिले का कैराना कस्बा पिछले कई दिनों से सुर्खियों में छाया है और इसकी वजह बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के जरिए तैयार और प्रसारित की गई वो लिस्ट है जिसमें ये कहा गया है कि एक समुदाय के आतंक से परेशान होकर दूसरे समुदाय के लोग इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जरिए कैराना की तुलना कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन तक से करने की कोशिश की गई है। हुकुम सिंह पहले इसे सांप्रदायिक आधार पर हुआ पलायन बता रहे थे, फिर इसे कानून व्यवस्था का मामला भी बताया गया। जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 346 लोगों में सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं जो स्थानीय गुंडागर्दी की वजह से पलायन कर गए हैं। पड़ताल के लिए बीजेपी ने अपना एक दल भी कैराना भेजा है, वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी एक दल वहां पहुंचा हुआ है। यानी कि मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है और हम जानते हैं कि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है उत्तर प्रदेश में। क्या फिर से सांप्रदायिक राजनीति की कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में? समझने की हम कोशिश करेंगे क्या वाकई जो 90 के दशक का दौर था वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं जिनके जरिए मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से स्टूडियो में मौजूद हैं सुदेश वर्मा, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। राजनीतिक मेहमानों में मोहम्मद अली खान है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। सैयदा हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर रह चुकी हैं प्लानिंग कमीशन की और समाज राजनीति पे गहरी पकड़ रखती हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे इलेक्शंस कवर किए हैं, उनसे मुद्दों को समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वो अपनी गहरी नज़रों से ये देख पा रहे हैं किस तरह की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले सुदेश वर्मा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले पर शुरू से लेकर अब तक जो तोड़ मरोड़ हमने देखा है, हुकुम सिंह वहाँ के एक बहुत ही इज्जतदार और बहुत वरिष्ठ जो हैं वो राजनेता हैं, जिस हर समुदाय में उनकी एक ख़ास इज्जत है, लेकिन इसके बाद से जिस तरह से लगातार बयानबाजियाँ हुई हैं, पार्टी नेतृत्व ने भी जो बात कही है, अभी आपकी जो टीम है वो क्या कह रही है? देखिए, हमारा स्टैंड शुरू से लेकर अभी तक कुछ भी बदला नहीं है। हुकुम सिंह जी ने एक लिस्ट दी है, 346 लोगों की लिस्ट दी है। इस लिस्ट में कुछ नाम पर लोगों को संदेह है, लेकिन उसके बाद भी हकीकत ये है कि एक बहुत बड़ी संख्या में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने एक जगह से पलायन किया। उस जगह का नाम है कैराना। कैराना ये बोलना कि समुदाय के कारण किया, ये गलत होगा। किया ये हकीकत है, समुदाय के गुंडे के कारण किया। हम ये बोल रहे हैं कि कश्मीर गुंडे कैसे बन गया कैराना, बता रहे हैं, उस पर भी आएंगे। गुंडे के भय के कारण, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसने रोकने की कोई कोशिश नहीं की और उल्टा सरपरस्ती किया। जो आपको मथुरा में भी दिखा, मथुरा में आपको क्या दिखा? मथुरा में आपको यही दिखा कि एक रामवृक्ष यादव नाम का व्यक्ति, समय कम है, मुद्दे ज़्यादा हैं। उसी के कड़ी में आपको समझना पड़ेगा। कैराना भी उसी का कड़ी है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा चुका है और एक समुदाय का गुंडा किसी दूसरे समुदाय को डरा के, भय दिखा के वहाँ से भगाता है। और अगर हम कश्मीरी पंडित की बात करते हैं तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो भय से लोग भागे। ये बोलना कि एम्प्लॉयमेंट के कारण भाग गए, ये सही नहीं। एम्प्लॉयमेंट के कारण आप ही कह रहे हैं कि 350 लोग क्यों भाग गए? एक समुदाय का गुंडा था वो सिर्फ दूसरे समुदाय के लोगों को परेशान करता था, अपने समुदाय के लोगों को परेशान नहीं करता। जी, हमारी यही रिपोर्ट है। इससे भी बदतर स्थिति है। अभी जो कमेटी गई है, उनके सदस्यों ने जो बाहर स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि अभी वो रिपोर्ट प्रस्तुत होना है वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट को, फिर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के पास आएगा, तो वो बताते हैं कि उससे भी बदतर स्थिति है। भय का वातावरण है। और भय किस लिए है? भय गुंडागर्दी के कारण है। और हम तो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं कि जहां चाहो आप जमीन कब्जा कर लो। तो समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों चाहेगी? क्या फायदा है समाजवादी पार्टी? ये तो समाजवादी पार्टी का शुरू से पॉलिटिक्स रहा है, कम्युनल पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आपका वोट बैंक है, आप एक्शन नहीं लेंगे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो गुंडा गुंडा है, चाहे वो हिंदू गुंडा हो चाहे मुसलमान एक ही तरह के लोग वोट करते हैं समाजवादी पार्टी को? जी नहीं, समाजवादी पार्टी के अपने वोट करते होंगे, बेस होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है कि आप सरपरस्ती किसको दे रहे हैं। और जाके आप पता लगाइए, जितने मीडिया के लोग भी गए, ये हकीकत है। हम जो भी बात बोल रहे हैं, लेकिन हम अगर मुद्दा को उठाते हैं तो इसको कॉम्युनल कर देने की कोशिश क्यों होती है? हम तो एक ऐसा इशू उठा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और पूरे राज्य का इशू उठा रहे हैं। तो हमने समाजवादी पार्टी से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी से बात करते हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं उत्तर प्रदेश में और वो इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं। मोहम्मद अली खान, आप ये बताइए कि जब सीधी सादी बात कर रही है बीजेपी तो क्यों उसे कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जा रहा है? देखिए अरफा जी, जो 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ हादसा और वारदातें जो हुई थी, वही आग तब से अभी तक पनपती आ रही है और उसी से डायरेक्ट ताल्लुक़ है इसका जो अभी शामली में और कैराना में हो रहा है। देखिए, ये सियासी आग पैदा की गई है। हमारा मानना है इसमें कुछ हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मिली भगत है। और
जो इन्होंने जो ये आग जल रही है इसमें ये अपनी सियासी रोटियां पका रहे हैं दोनों। चुनाव करीब आ रहा है और ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं अभी। ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं। पहली बात तो ये हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, हम लोग शुरुआत से ये कह रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग बोलते हैं कि भैया सबका साथ सबका विकास, मगर जब चुनाव करीब आता है तो सबका साथ सबका विकास भूल जाते हैं और किसी एक समुदाय का विकास और उसी का साथ आप लोगों को चाहिए। तो ये बड़ी गलत बातें हैं। इसे इस नज़रिए से देखना चाहिए कि एक तो चुनाव करीब आ रहा है, दूसरी बात अगर कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है तो स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। ये राजनीतिक दल जा रहे हैं वहाँ पे, चलिए अच्छी बात है, जा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है लोगों का, मगर एनएचआरसी क्यों नहीं टीम भेज रही, माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं टीम भेज रही, जुडिशल बॉडी कोई क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही? यही इन्वेस्टिगेशन है, यही संस्थाएं हैं जो तहकीकात करेंगी, जिसकी कोई अहमियत होती है। अरफा जी आप जानती हैं, पिछले 7 साल से आप लोग देखते आ रहे हैं, जब भट्टा परसोल हुआ था एनएचआरसी की टीम गई थी, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड टीम गई थी उस वक्त। जब ऐसा कुछ होता है हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उसे राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। आपने इस शो की शुरुआत में बड़ी सही बात बोली। पहले तो जो वहाँ के वर्तमान में सांसद हैं वो बोले कि सांप्रदायिक है शायद, नहीं, या कानून व्यवस्था का वो है। आप लोग आपस में तय कर लीजिए कि किसकी गलती है पहले, मगर जो भाईचारा है उस क्षेत्र का, जो लोगों के बीच भाईचारा है, उसमें हम लोगों को बड़ा भरोसा है। कांग्रेस को बहुत भरोसा है कि वहाँ के लोगों का जो धर्म है वो है इंसानियत और भाईचारा, और ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी चुनाव करीब आ जाएं, इसमें ये खलल नहीं डाल पाएंगे। और यहाँ पर ये याद रखना भी ज़रूरी है कि 2013 में मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब भी ये इलाका शांत रहा था। हालांकि यहाँ पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम समुदाय की है और हिंदू समुदाय जो है वो माइनॉरिटी में हमेशा रहा है। बीजेपी का दावा ये है कि लगातार यहाँ से पलायन करता रहा है हिंदू समुदाय, और अब 92% जो है मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और हिंदू जो हैं वो 8% बचे हैं। सईदा हमीद, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखती हैं? समाजवादी पार्टी का रोल कैसा है? बीजेपी इसको किस तरह से हवा दे रही है? आप इसे किस तरह से देखती हैं? अगर बीजेपी ये कह रही है कि लगातार लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, एक लिस्ट दे रहे हैं, दूसरी भी जारी करने वाले हैं, तो ये फिक्र की बात तो है। देखिए, हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। उसका मतलब ये है कि जो चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ गई, यानी एक मेंबर पार्लियामेंट ने एक बात कही और उससे लोगों के दिलों को हिला दिया, और फिर उन्होंने वो बात बड़ी खूबसूरती से वो बात वापस ले ली और उसको एक और ही मोड़ दे दिया। अब इस बात का जो प्रूफ है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने डेलीगेशंस भेज रही हैं। एक सिविल सोसाइटी के 2 डेलीगेशंस जा चुके हैं। यकीनन माइनॉरिटीज़ कमीशन से या एनएचआरसी से भी जांच की टीम्स जाएंगी, मगर ये बात तो अब एक तरह से इस बात में की पूरी तस्दीक हो गई है कि वहाँ से जो लोग गए हैं उनकी जो लिस्ट दी गई है उसमें इतनी खामियां हैं, उसमें इतने गैप्स हैं कि एक तरह से एक शर्म आती है कि किस एक इतना सीनियर मेंबर पार्लियामेंट जिसने इतने चुनाव लड़े हैं, उसने इस कदर गलत बयानी से काम लेकर और लोगों में उसने जो इंतशार फैलाया है, उसने जो लोगों में एक तरह से डर और खौफ का माहौल बिठाया है, ये कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि इस बात को सिर्फ और फ़कत इसको सियासत से, पॉलिटिक्स ही इसकी जड़ है, और 2017 में इसकी नज़रें जड़ी हुई हैं और इसी वजह से इस बात को उठाया गया है ताकि एक तरह से कश्मीर और कश्मीर की का एग्ज़ाम्पल देके और लोगों को फिर बांटा जा सके कि जहां अब भी एक औरत ने खड़े होके ये कहा एक रिपोर्टर से कि जब मैं मुजफ्फरनगर से बेघर होके यहाँ आई तो मुझे यहाँ जो आसरा देने वाले एक हिंदू परिवार था, और अब भी जब मैं सुबह उठती हूँ सहरी के लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो वही हिंदू परिवार मेरे लिए फ्रिज से मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए ठंडा पानी का इंतज़ाम करता है। तो ये कहना कि मुसलमान समुदाय ने, मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को डरा के, धमका के उनको वहाँ से पलायन करने पे मजबूर किया है,
ये इतनी गलत जी, बयानी और इस कदर इसकी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट लेकिन है सैयदा कि मीर, वाकई जी। हमें लगता है कि हम किस तरह की सियासत के जी। शिकार हो चुके हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि ये जो कम्युनल हार्मनी है जिसका जिक्र आपने किया, जिसका उदाहरण आपने दिया है, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लिस्ट चाहे सही निकले या गलत निकले, शायद इतना जानने की फुर्सत लोगों को होगी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि 2017 के लिए क्या स्टेज सेट हो चुका है? आपको लगता है कि क्या कम्युनलिज्म एक बड़ा या सबसे बड़ा मुद्दा होगा अब उत्तर प्रदेश चुनाव में? तकरीबन ये बात की एक तरह से तस्दीक हो चुकी है कि ये इस मुद्दे को ज़रूर उछाला जाएगा और इससे जो बेगुनाहों का जो खून बहेगा, उससे सियासी जो हमारे इस वक्त लीडर हैं, विद एक्सेप्शन, वो उसमें अपने उस चुल्लू भर लहू में अपने हाथ धोएंगे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये कम्युनल एजेंडा से उत्तर प्रदेश को बहुत ही चौकन्ना रहना है। और जो लोग हैं, जैसे कि ये पड़ोसी जिसने रमज़ान में सहरी पे ठंडे पानी की बोतलें मुहैया की, इस किस्म के लोगों को, और वो उस औरत का ख़ानदान जिसने इसका बेखौफी से इस बात को कहा, इन लोगों को सामने आना है। और ये जो सद्भाव है, क्योंकि मुझे भी मालूम है, मैं भी जानती हूँ कैराना को, मैं भी जानती हूँ शामली को, मैं भी जानती हूँ कांधला को, वहाँ तो मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं कांधला में, और ये अगला पड़ाव कांधला है इसका। इसलिए हमें इस बात के लिए बहुत सतर्क रहना है। ठीक है, सुदेश वर्मा जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए, आप अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात को अगर ध्यान से देखेंगे, जो हमने भी उठाया, हमने कम्युनलिज्म की बात कहीं नहीं की है। और ये इशू पहले भी उठाया असेंबली में, पहली बार नहीं उठाया। ये इशू को हुकुम सिंह जी उठाते रहे हैं, लेकिन चूंकि नेशनल एग्जीक्यूटिव था तो मीडिया को सही लगा, मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, मीडिया ने इसको जो इशू दिया हमने उसके बाद क्लैरिफाई किया। ये बोलना कि हमने कम्युनलिज्म करके या 2017 की तो एक बार हुकुम सिंह कुछ कहते हैं और पार्टी आला कमान बिना बिल्कुल। कंफर्म किए वहां पर कहता है कि आप पार्टी आला कमान ने जो फिर बोला, हुकुम सिंह कहा अपना बयान बदल देते हैं। बोला, हमने क्या बोला बताइए? उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा जाहिर है पूरी तो मैं तरीके से आपको बता रहा हूं सांप्रदायिक कैसे बताने की कश्मीर कोशिश से हो रही है। कंपैरिजन कर रहे हैं। कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में वही गुंडे थे, वही टेररिस्ट थे, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, जिन्होंने मार मार के भगाया, और साइलेंस ऑफ द मेजोरिटी था वहां पर। चलिए वापस साइलेंस ऑफ द मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं। चलिए वापस आती हूँ। पंकज श्रीवास्तव, ये बताइए फिलहाल कि न सिर्फ राजनीतिक दल, राजनेता, बल्कि मीडिया भी पूरे तरीके से बटा नजर आता है इस मुद्दे पर। एक वर्ग ऐसा है मीडिया का जो लगातार इसको तूल देने की कोशिश कर रहा है, बताने की ये कोशिश कर रहा है कि ऐसा हुआ है, एक समुदाय पलायन कर रहा है, दूसरा समुदाय मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जो कि फैक्ट फाइंडिंग का काम कर रहा है। आपको लगता है कि वाकई ध्रुवीकरण हो चुका है? देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन झूठ को पंख लगाया जाता है। और मीडिया का आजकल का जो पूरा माहौल है, उसमें वो बहुत तेज़ी से झूठ को प्रसारित करते हैं। ये इस बार बहुत अच्छा हुआ कि सोशल मीडिया में और तमाम लोग तुरंत वहाँ पर गए और उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की। और एक बात बहुत साफ है कि इसमें 90% झूठ है, सिर्फ झूठ है। हालत यह है कि एक तस्वीर जो टेलीविज़न पर लगातार दिखाई जाती है, जिस पर यह लिखा हुआ है कि ये मकान बिकाऊ है, उसकी जब तस्दीक की हमारे पत्रकार मित्रों ने, तो पता चला वो एक किसी गौरव जैन का मकान है जो वकील हैं, और उन्होंने ये बात डीएम को लिख कर दी है कि भाई हमारे मकान पे कुछ लोग लिख कर गए और टीवी ने और अखबारों ने उसको छाप दिया। वो इस कदर परेशान है। और किराना, आप समझ रहे हैं किराना कौन सी जगह है? किराना किराना घराने को जन्म देने वाला है, जहां भीमसेन जोशी को जिसने जन्म दिया है, संगीत का इतना शानदार वो मरकज है, वो गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रतीक है। और पलायन की बात है, खुद जो हमारे हुकुम सिंह जी है वो भी कैराना के रहने वाले थे, उन्होंने पलायन किया, पलायन करके वो मुजफ्फरनगर आ गए क्योंकि वहाँ कचहरी थी। पलायन एक बहुत सामान्य बात है। और बुंदेलखंड में, जहाँ भी इलाहाबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है बुंदेलखंड। कम से कम पिछले साल 7 लाख लोगों ने पलायन किया है, जो हालात हैं। और जो ये बात कही जा रही है कि गुंडों के उससे और वो मुस्लिम गुंडे हैं और हिंदू भाग रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जिस मुकीम काला का इन्होंने नाम लिया है, उसका जो वसूली करने वाला था उसका नाम था सुभाष, और वो पकड़ा गया है। एक घटना हुई है पिछले 1 साल में फिरौती में। तो कुल मिला के अफसोस की बात यह है कि इस देश में जो सरकार है, जो केंद्र में है, और जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको इस बात पर भरोसा नहीं है कि जो विकास के नाम पर जो विकास कर रही है, और मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, विकास के नाम पर लोग वोट देंगे, उसकी जगह वो लगातार एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, जैसे 2017 में हुआ। और मैं एक बात और कह दूं कि मुजफ्फरनगर में सच्चाई यह है, जब दंगा हुआ, मैंने कवर किया,
हजारों मुसलमान सड़क पर आए, वो पलायन कर गए और हुकुम सिंह जी ने कभी कोई लिस्ट नहीं जारी की। आज वो लिस्ट जारी कर रहे हैं। गोरख पांडे ने 2 लाइन कही थी, मैं आपको सुना दूं कि इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान। बस मैं ये कहना। लेकिन पंकज श्रीवास्तव ये बताइए कि क्या 90 के दशक की बात हो रही है यहाँ पर, चूंकि तब भी यही था कि गुंडे थे मौजूद, अलग अलग समुदाय के गुंडे थे, लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो 2 अलग अलग फाड़ों में यही गुंडे जो ये क्रिमिनल्स थे ये बढ़ गए थे। क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये कोशिश हो रही है चुनाव से पहले? कोशिश, दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का और कोई तरीका ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कुछ लोग हैं जो जातियों को गोलबंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जो सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती है। उत्तर प्रदेश बेहतर डिजर्व करता है, एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इस देश की पूरी शक्ति रही है, चाहे उसकी बौद्धिक शक्ति रही है, चाहे जिस तरह की बात आप करिए, इस देश को बहुत बड़ा मेयार उत्तर प्रदेश से हासिल हुआ है। और जिस तरीके से वहां पर राजनीति को इतना नीचे ले जाया जा रहा है, और अफसोस की बात है कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने सीधे एक्सोडस की बात की, पलायन की बात की, कश्मीर से जोड़ा। कैराना में तो आज हालत यह है कि वहां पर हुकुम सिंह जी खुद कह रहे हैं कि भाई संगीत सोम जी आप यहाँ मत आइए, वो वहां से उस मुद्दे को भी उठाऊंगी, मैं इनसे बात करूंगी सुदेश जी से। लेकिन मोहम्मद अली खान ये बताइए कि लगता है बीजेपी ने तो एजेंडा सेट कर दिया है, अब कांग्रेस पार्टी के लिए विपक्ष के पास जो है वो क्या उपचार है, कैसे आप क्या इस एजेंडे का जवाब देंगे? ये आपकी भी अपनी कोई राजनीति है, क्या आप भी किसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए अरफा जी, ये कहना कि इन लोगों ने इस हरकत से एजेंडा सेट कर दिया है, ये बड़ा पुअर रिफ्लेक्शन होगा उत्तर प्रदेश के लोगों पे। हम लोग बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से, हम मानते हैं कि वो इस छल कपट में नहीं आएंगे। मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक लग रहा है कि देखिए 2013 में मुजफ्फरनगर हुआ और उसका चुनाव में बड़ा फ़ायदा हुआ, 2014 का मैंडेट तो हम सबको याद है, और अब 2017 में चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पे यहाँ पे ये सीड्स बोई जा रही हैं इस बात की कि भैया एक दूसरा कश्मीर पैदा हो रहा है। मगर इस बार फ़र्क ये है कि जनता जो है आवाज़ उठा रही है, लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो भी एक कदम पीछे ले रहे हैं। पहले तो ये इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, फिर अब इसे बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था में कमी है। अब मुझे भी लग रहा है कि ये इन्होंने जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की थी वो नाकामयाब रही है और ये लोग जो है मजबूरी में अभी जो आपके पिछले पैनलिस्ट इन्होंने बड़ी सही बात कही कि भैया आपको अपने विकास पे भरोसा नहीं, आप तो इतना विकास करा रहे हो, आप विकास का झंडा लेके पूरे देश में लहरा रहे हो, क्या आपको इतना भरोसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में उसका भी वही जादू चलेगा? या आपको डर है कि लोग उसे स्मोक स्क्रीन समझ के झूठ मान लेंगे? तो इसलिए हम कह रहे हैं अरफा जी कि हमें नहीं लगता कि भाजपा इस बार इस चीज में कामयाब होगी कि कम्युनल तौर पे, सांप्रदायिक तौर पे इलेक्टोरेट को डिवाइड कर पाए। जी सैयद हामिद, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की क्या राजनीति है? अगर बीजेपी माना एजेंडा सेट कर रही है, एक राजनीतिक दल होने के नाते कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का मुद्दा वो तो जनता को तय करना है कि वो उसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी की राजनीति को आप किस तरह से देखती हैं? जो जिला प्रशासन का जो रोल है उसे किस तरह से देखती हैं? 2013 का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। समाजवादी पार्टी ने एक जो बहुत ही जो बात खुल के सामने आई है कि वो अब उन्होंने सीधी बात कही है कि हम भी अपनी जांच कराएंगे, मगर इसमें जो बात एक तरह से जो बात उभर के आती है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने मुजफ्फरनगर की हालत देखी और अब जो हम देख रहे हैं जो शामली में जो किराना में हुआ है और जो ख़तरा कांधला में मंडरा रहा है और जो मथुरा में हुआ, यानी वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो बहुत, उसमें तो ज़बरदस्त सवालिया निशान लग चुका है। और जहाँ तक ये सवाल है कि ये अब करना क्या चाहिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोगों को डरा के और धमका के और कश्मीर एक ऐसा इवोकेटिव जुमला है कि जिसको अदा करते के साथ ही तो डैमेज तो हो ही जाता है। तो इसीलिए इतनी गैर जिम्मेदारी की बात कही इलाहाबाद में कही गई है कि इस बेसिस पे पूरी उन्होंने अपनी इलाहाबाद कॉन्क्लेव में एक नारा लगाया कि जिससे अब एक तरह से उनका सारा झूठ खुल के सामने आ गया है
और अब लोगों को कोई इसका भरोसा नहीं रहा है कि जब विकास की जो बातें कही गई हैं और जिस तरह से पूरा मुल्क इस वक्त ड्राउट से व्यस्त है और पूरा पीड़ित है ड्राउट से, उस बात को कैमोफ्लेज करने के लिए, उस पे स्मोक स्क्रीन खड़ा करने के लिए इन बातों को आगे लाया जा रहा है ताकि असली मसाइल पे पर्दा पड़ सके और एक ऐसा मुद्दा उठ के आ जाए कि जिससे बहुत सारे डेमोगॉग्स उठ पड़े, स्लोगन शाउटिंग हो जाए, रेबल राउजर्स उठ खड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल में इस बात को एक तरह जो अभी हमारे कॉलीग जो हमारे पंकज श्रीवास्तव जी ने जो कहा वो इस हद तक सही है और मैं उससे बहुत कुछ सहमत हूँ कि ये इन लोगों ने दे हैव रियली लॉस्ट द गेम और वो बैक फुट पे हैं इस वक्त, वो रिट्रैक्ट कर रहे हैं। अखबार यहाँ तक कह रहे हैं कि उसमें ये इस पूरा मुद्दा खड़ा करने के लिए उसमें हुकुम सिंह की अपनी पर्सनल सियासत है जिसमें मैं जाना नहीं चाहती, ये बातें कहने वाली बातें नहीं हैं और उनको अपना इमेज प्रोजेक्ट करना है क्योंकि उनको सेकंड रंग लीडर की तरह से डिसमिस कर दिया गया है। तो अब ये क्योंकि ये उन्होंने बात शुरू की, अब वो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल। सुदेश वर्मा जी, ये बताइए कि 2-3 सवाल आपके लिए पैदा हो रहे हैं, हालांकि अभी समय मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जवाबदेही इस कार्यक्रम में आपकी ज्यादा बन रही है। पहली बात तो मेहमानों के सवाल का जवाब भी दें कि क्यों इस तरह से राजनीति को मोड़ दिया जा रहा है। दूसरी मेरा सवाल भी एक ले लीजिए, वो ये है कि आपको क्या, अगर यात्रा करने की बात हो रही है वहां पर, वो मुआयना करेंगे संगीत सोम जैसे लोग जो कि दंगों में आरोपित रहे हैं, क्या ये बीजेपी का चेहरा है? क्या उत्तर प्रदेश में संगीत सोम जैसे लोग बीजेपी का चेहरा बनेंगे? देखिए, पहले तो मैं बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूँ। आपने जो पैनल खड़ा किया है 3:1 है, सब हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। आप मुझे मौका नहीं दे रही जवाब देने का कि हम क्या चाहते हैं। बीजेपी क्या करेगी, क्या स्ट्रेटेजी है, ये हम बताएंगे या हमारे क्रिटिक बताएंगे? आप जवाब दीजिए। आप ये बताइए, ये बता रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं। आपने जो मुद्दा उठाया कि हिंदुओं का पॉपुलेशन 30% से 8% आ गया, ये किस गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं? इसके बारे में आप नहीं बोलेंगे? अगर सुनिए, सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट 2011 में वहाँ हिंदुओं की संख्या 30% थी जो घटकर 8% हुई और मुसलमान की संख्या 68% से बढ़ के 92% हुई। लेकिन क्या ये आपके लिए डेमोग्राफी जो है 23 से लेकर 32% माइग्रेशन पूरे देश में होता रहा है? डेमोग्राफी जो है कोई इशू है या नहीं स्टेबिलिटी का, उसमें आप कैराना की बात नहीं करेंगे। और अगर हम पलायन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि हम पलायन की कॉम्युनल कारण से कर रहे हैं। अरे भाई, हमने एजेंडा बता दिया विकास है, लेकिन क्या उनके बारे में हम नहीं बोले? सिर्फ अगर मुसलमान जाए तो ही हम बोलें, यही सेकुलरिज्म है इस कंट्री का। हम इसको नहीं मानते। बीजेपी जहां भी गलत होगा, और हमने बिल्कुल क्लियर किया है ये कॉम्युनल हम नहीं मानते। समाजवादी पार्टी की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो एक कम्युनिटी के गुंडा को सरपरस्ती दे रहा है, हम ये बोल रहे हैं, खुले तौर से बोल रहे हैं। आप इसको कॉम्युनल समझिए या सेकुलर समझिए, ये हकीकत है। हमारी टीम जाती है, वो भी यही देखती है। विकास में परफेक्ट है समाजवादी पार्टी। सुन तो लीजिए, मीडिया वो भी यही विकास किया है। मैं आप संगीत सोम की बात कहाँ से आ गई इसमें? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो यात्रा करेंगे। आप उसकी बात क्यों नहीं मानते? जो प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं इलाहाबाद में, उसको आप नहीं मानते। प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया संगीत सोम, हमारे अमित शाह से बड़ा हो गया संगीत सोम। अमित शाह ने क्या बोला? मैंने क्लैरिफाई किया आपको, मैंने बताया क्यों हम बता रहे हैं। कश्मीर में भी गुंडे एक्सट्रीमिस्ट जो कश्मीरी पंडितों को भगाए थे, पूरे कश्मीरी नहीं थे वहां पर, लेकिन उसके बाद साइलेंट ऑफ द मेजोरिटी था या नहीं? कैराना में साइलेंस ऑफ द मेजोरिटी है या नहीं? ये इशू है। इस इशू पर बात करें ना, अगर इंटेलेक्चुअल बात करनी है। हर जगह आप बीजेपी पर दोष देंगे। अरे हमने कौन सा एजेंडा सेट कर दिया? हम तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो फिर कौन सा आप हमारे ऊपर प्रश्न चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं? सादगी पर कौन न मर जाए खुदा। अगर सचमुच पलायन महत्वपूर्ण है और धर्म की वजह से, तो मुजफ्फरनगर से मैंने धर्म नहीं बोला, आप मैं आपकी बात आप पहले कर लीजिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। कई हजार मुस्लिम परिवारों ने मुजफ्फरनगर छोड़ा है और आसपास के कैराना जैसी बस्तियों में गए। हुकुम सिंह ने या बीजेपी की ने कभी कोई सूची जारी नहीं की। और दूसरी बात, जिस तरीके से मंदिर आंदोलन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया गया है, पूरा एक पॉलिटिकल डिजाइन, उसमें बहुत सा ऐसा हुआ। ये सच्चाई है कि हिंदू लोग हिंदू बहुल इलाकों में गए हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिम इलाकों में गए। डेमोग्राफी चेंज हुई है, लेकिन पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई। और ये क्या गैर संवैधानिक है किसी शहर या कस्बे में मुसलमानों का बहुसंख्यक हो जाना?
क्या संविधान का उल्लंघन है? लेकिन वो इसी इसकी देश के वजह- नागरिक हैं। वजह पे सवाल ना, उठा ना, रहे हैं। मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, ये बताइए। इस देश में जो हालत है, जो मुसलमानों की जनसंख्या जैसे पहले थी वैसे आज है, तो जो आप उसमें कोई गेटोइजेशन फर्क के खिलाफ नहीं है? ना, ना, चाहे हिंदू का गेटोइजेशन अगर हो, आप या ना, मुस्लिम का बिल्कुल, गेटोइजेशन हो। लेकिन तो लेकिन कैसे जब secular जब family जब establish ना हो? जब मुसलमान Secular families कैसे जब establish हो? मुजफ्फरनगर से मुसलमान जा रहा था, दसियों हजार तो लोगों आप ने क्या कर रहे परिवार थे उस छोड़ा। समय? आप हम तो कवर कर रहे थे, लेकिन कभी हुकुम सिंह ने, कभी संगीत सोम ने सवाल उठाया? इस देश के नेता है वो लोग, और चलिए, उन्होंने लगता है- कभी कोई सवाल नहीं उठाया, चलिए, और लगता है उल्टे बहस- उसमें आरोपी हैं जी हाँ, दोनों लोग। बहस तो चलिए- अगर वहां पर अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर सांप्रदायिक कारणों से, दंगे की वजह से हजारों मुस्लिम परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं, और कभी वो नहीं ऐसा आप सवाल मानते उठाते हैं? हैं। समाजवादी मैं- पार्टी की सरकार है वहां पर, सरकार आपकी पे हिम्मत क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी के माफ कीजिएगा, सरकार माफ पे कीजिएगा, बोलिए, क्या पसंद बहस है? में है, लेकिन बोलिए, कार्यक्रम क्या मुझे लेकिन खत्म करना होगा। सत्ता में- माफी चाहती हूँ दोनों का। तो फिलहाल जब ये राजनीतिक दल आ जाएंगे और इनकी रिपोर्ट आएगी, एक बार फिर हम यहाँ बैठेंगे और बहस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।